आज का टॉपिक हमारा है इन्फ्रेंस फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स। ये नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो इन्फ्रेंस किया था, यानी कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो किया था, वो वन मीन पॉपुलेशन के लिए था। यानी कि हमारे पास पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन होती थी और उसी से रिलेटेड काम कर रहे होते थे। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मोस्टली दो पॉपुलेशंस, दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस जो है वो हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जब हमारे पास हों, अच्छा मैं अब आ रही है बस। तो नंबर नंबर ऑफ पॉपुलेशंस जब दो या दो से ज्यादा हो जाएं तो ऐसे केसेस भी होते हैं। अब हम एग्जैक्टली ऐसा केस देख रहे हैं कि जिसमें दो पॉपुलेशंस होंगी, यानी कि इन्फेरेंस फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स। इन्फेरेंस फॉर टू पॉपुलेशन मीन, यानी कि इसमें होगा ये कि हमारे पास टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस होंगी या टू डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी, और उन पॉपुलेशंस के हम क्या कर रहे होंगे, सैंपल्स ले रहे होंगे, और उनके मीन से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशंस जो है वो हमें चाहिए होंगी। यानी कि जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी वो अप्लाई होगी दो मीन्स के, यानी कि दो पॉपुलेशन के मीन्स पर, या दो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो इन्फेरेंस देखते हैं या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, या इसके अलावा हम जो है ये समझ लीजिए कि जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल देखा था वो करते हैं। तो वो हम बजाय इसके कि इंडिविजुअल मीन्स को डिफरेंटली जो है वो स्टडी करें, हम उनके मीन्स के डिफरेंस के लिए कर रहे होते हैं। यानी कि μ1 माइनस μ2, ये इनके पॉपुलेशन के मीन्स का डिफरेंस हो गया। यानी कि आपके पास दो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन 1 और दूसरी है पॉपुलेशन 2 फॉर एग्जांपल। इसका पॉपुलेशन मीन म्यू होगा, μ1, और इसका पॉपुलेशन मीन μ2 होगा। इसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1 होगा, और इसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 2 होगा। इसके सैंपल का मीन x1 बार होगा, और इसके सैंपल का मीन x2 बार होगा। इसके सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन s1 और इसके सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन s2। ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि पहली पॉपुलेशन, और ये प्रॉपर्टी, और इसके सैंपल का साइज n1 और इसके सैंपल का साइज n2, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे पास मौजूद होंगी दोनों पॉपुलेशंस के लिए। और फिर हमें क्या करना होगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी होगी दो पॉपुलेशंस के मीन के डिफरेंस के लिए। तो मीन के डिफरेंस के लिए अब हम ये कर रहे होते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी एक दूसरे से रिलेटेड है, या पॉपुलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि सैंपल्स जो है वो इंडिपेंडेंट, यानी एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन का जो है वो रिलेशन नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जो ऐसा हो कि हम उनके डिफरेंस जो है या देख सकें, या उनका जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, या ये समझ लीजिए कि तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी एक पॉपुलेशन 1 हो गई, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है जितनी भी हैं उनकी फैकल्टी ये पॉपुलेशन 2 हो गई। ठीक है, तो दो पॉपुलेशन हो गई, इनके कंपैरिजन की जा सकते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल आप कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों पॉपुलेशंस की जो सैलरीज हैं, यानी दोनों फैकल्टीज की जो सैलरीज हैं उनकी मीन सैलरीज के डिफरेंस के लिए आप इन्फ्रेंस करते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये दो पॉपुलेशंस होंगी, और इनके हमारे पास सैंपल्स होंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल्स, रैंडम सैंपल्स होंगे। यानी कि इसका जो सैंपल होगा पॉपुलेशन 1 का, उससे पॉपुलेशन 2 के सैंपल का कोई ताल्लुक नहीं होगा। दूसरा सैंपल जो होगा वो इंडिपेंडेंट सैंपल होगा। ठीक है,
कंपैरिजन आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और फिर दूसरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, तो उसमें से आप सैंपल लेंगे या उसकी जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो आप देखेंगे। आप डिफरेंट जो है वो जो है वो चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी जो एजेस हैं उनके डिफरेंस के लिए देख सकते हैं मीन एज जो है, और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हो सकती है। तो ये तो सिर्फ मैं एक के जो है वो एग्जांपल जो है वो दे रहा था। जी कोई कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा है? सैंपल जो होगा वो इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल का मतलब है कि पॉपुलेशन 1 का सैंपल जो होगा वो डिफरेंट होगा, उससे पॉपुलेशन 2 के सैंपल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और पॉपुलेशन 2 के सैंपल से पॉपुलेशन 1 के सैंपल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इन्फरेंस फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स। तो टू पॉपुलेशन मीन्स का मतलब ये है कि हम पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो डिफरेंट केसेस आएंगे, तो हम केस 1 ले लेते हैं, यानी कि जिसमें हम क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल, इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स, और फिर आगे नहीं लिख रहा, डेफिनेटली फ्रॉम बोथ पॉपुलेशंस। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये होगी कि जो अब हम करने जा रहे हैं एक प्रोसीजर, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशंस assumed इक्वल, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होंगे, ये हमारी जो है वो असम्पशन होगी। यानी कि हमें दो पॉपुलेशंस मिलेंगी, उन दोनों पॉपुलेशंस के जो सैंपल होंगे वो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल होंगे। ठीक है जी, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन assumed इक्वल, सॉरी, ये जो प्रोसीजर करने वाले हैं हम उसके लिए एक प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ। टू पॉपुलेशंस के लिए, टू पॉपुलेशंस के जो क्या कहते हैं उसे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि सैंपल इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स हों और स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो प्रोसीजर होता है ये भी टी टेस्ट कहलाता है। लेकिन इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो कहलाता है पूल्ड टी टेस्ट। पूल्ड टी टेस्ट, तो इस पूल टी टेस्ट के लिए कुछ असम्पशंस हैं। नंबर 1, जैसे कि हर टेस्ट के लिए होती है, लेकिन ये बात जहन में रहे कि पूल टी टेस्ट किस लिए कर रहे हैं। ये पूल टी टेस्ट हम कर रहे हैं दो पॉपुलेशंस के मीन के डिफरेंस के लिए, यानी दो पॉपुलेशंस हैं, उनकी जो पॉपुलेशन मीन्स हैं उनके डिफरेंस के लिए हम एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जो है ये हाइपोथेसिस ठीक है, उनके मीन के डिफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ तो शायद ये क्लियर हो जाए, वरना हो सकता है कुछ अजीब से लग रहा हो। जैसे हम ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की जो फैकल्टी है उनकी जो मीन सैलरी है वो डिफर करती है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की जो फैकल्टी है उनकी मीन सैलरी से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी
वो होगी μ1 माइनस μ2 डिफर कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इज इक्वल टू 0 नल हाइपोथेसिस होगी, और इसकी ऑल्टरनेट होगी μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो तो इक्वल हो जाएगी, तो डिफर करने का मतलब है इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नल हाइपोथेसिस होगा और ये उसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे ये डिफरेंस के बजाय इसको इस तरह से लिखते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं, μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी कि दोनों पॉपुलेशन के मीन सेम है, और μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, यानी दोनों पॉपुलेशंस के मीन डिफर कर रहे हैं। तो दोनों का एक ही सेंस है, आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हम करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि इस तरह से जो है वो हम करें, इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। मतलब ये है कि दो मीन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो मीन्स के दो डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशंस हैं, उनके मीन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि एक पॉपुलेशन का मीन दूसरी पॉपुलेशन के मीन से क्या ज़्यादा है, क्या इक्वल है, या कम है, या फिर जो है इक्वल नहीं है। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज होंगी जो कि हमें देखनी है। तो इसका पहला असम्पशन वो ये है कि सिंपल रैंडम सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल होना चाहिए। सिंपल रैंडम सैंपल जब हम कहते हैं तो आपकी समझ में आना जाना चाहिए कि अनबाइस्ड सैंपल होगा, और उस सैंपल को जब जो है पिक किया जा रहा हो तो उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होगी। ठीक है। सेकंड, इंडिपेंडेंट सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए, और बाकी फिर वही है कि नॉर्मल पॉपुलेशन हो, नॉर्मल पॉपुलेशन और लार्ज सैंपल्स। नॉर्मल पॉपुलेशन या लार्ज सैंपल, लार्ज सैंपल का मतलब ये नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से एक बार पहले ही पूछा था, तो लार्ज सैंपल का मतलब ये नहीं होता कि आप जी टेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लार्ज सैंपल सिर्फ ये बताता है कि वो नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो हो जाएगी अगर सैंपल आपने बड़ा ले लिया, और आप टी टेस्ट ही लेकिन जो है वो यूज करेंगे। ओसामा इकबाल कुरैशी जी, क्या पूछना है सर? सिग्मा नॉन होगा इसमें? सिग्मा नोन नहीं होगा, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन एस्यूम्ड इक्वल, ये हमारी तीसरी जो है वो। नहीं, assumption जब कर रहे होंगे तो इसमें सिग्मा पता होगा हमें नहीं या पता नहीं? होगा, नहीं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें पता भी हो सकता है और नहीं भी पता, लेकिन हमारी एक असम्पशन होगी वो ये कि दोनों पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे से। ठीक है, सॉरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं चेक कर लेता हूँ, हो रही है, इक्वल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए जरूरी नहीं कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, लेकिन अगर हमें ये पता है कि दोनों पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन है सेम, क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो सेम है, तो हम ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं पूल्ड टी टेस्ट। इसका स्टेप 1 देखिए, इसके स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 ये होता है कि नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस एच नल हमेशा ये होगी μ1 इज इक्वल टू μ2 और μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। ठीक, सॉरी मैंने कहा था कि बुक ने फॉलो किया है इस वाले मेथड को, लेकिन इस वाले को नहीं, इसको फॉलो किया है। ठीक है, वो अभी मैंने देखा आपकी बुक में ये है।
इसके बाद हम इसी स्टेप में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा, एच ए कि दोनों मीन इक्वल नहीं है, यानी कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। इसको आप कह सकते हैं कि ये है, बल्कि ऐसे करने के बजाय इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसका मतलब है कि μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये है, इसे ये है टू टेल्ड। जी जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? ठीक है। और फिर दूसरा ऑल्टरनेट ये होगा कि μ1 इज लेस देन μ2। μ1 इज लेस देन μ2, या फिर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि μ1 माइनस μ2 इज लेस देन 0। ये क्या रहता है, लेफ्ट टेल्ड। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस μ1 ग्रेटर देन μ2 हो जाए, और ये होगा μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0। इसे कहते हैं राइट टेल्ड, राइट टेल्ड। तो इस तरह से 3 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकते हैं, और एक जो है वो नल हाइपोथेसिस होता है। अब इसके बाद स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 है, डिसाइड करते हैं अल्फा। डिसाइड ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा डिसाइड करते हैं। फिर स्टेप 3 है जिसमें स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स जब हम कंप्यूट कर रहे होते हैं तो इस स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है वो टी, हम इससे पहले टी टेस्ट जो लगाते थे उसका देखिए पुराना फॉर्मूला देखें टी टेस्ट में, और अब नया फॉर्मूला देखें। ठीक है, टी का फॉर्मूला होता था एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, तो ये t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये अब देखिए, हम जो है वो t की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। अब एक्स बार ये एक पॉपुलेशन थी, इस एक्स बार के बजाय अब हमारे पास दो पॉपुलेशंस आ गई, यानी दो पॉपुलेशंस आ गई। एक का जो स्टैंडर्ड डिवीएशन, एक का जो वो है पॉपुलेशन मीन, वो x1 बार है, सॉरी पॉपुलेशन मीन कह रहा हूँ, सैंपल मीन, और दूसरे का जो है वो है x2 बार। अब अगर इनको जो है वो एक हमें कंसीडर करना है और हम इन डिफरेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इनका क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस यानी कि जहां x बार लिखा है उसकी जगह लिख देंगे x1 बार माइनस x2 बार। तो चलें ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा x बार की जगह आ गया x1 बार माइनस x2 बार। फिर उसके बाद माइनस, जहां पॉपुलेशन मीन म्यू था, अब ये क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं
तो अब यहाँ पर पॉपुलेशन मीन जो है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, μ1 माइनस μ2, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वहाँ म्यू होता था, अब यहाँ पे μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास एक पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड एक पॉपुलेशन के सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता था। अब ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो यहाँ पे दो पॉपुलेशंस हैं, तो जब दो पॉपुलेशंस हमारे पास हों और क्योंकि इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स हम ले रहे हैं और क्योंकि एक ही तरीके का जो है वो डेटा है, तो हम यहाँ पर एक और चीज यूज करते हैं जिसकी वजह से ये कहलाता था पूल्ड टी टेस्ट। तो पूल्ड टी टेस्ट है, इस वजह से यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं SP, ये कहलाता है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आपने शायद पढ़ा हो इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये कैसे निकालते हैं अभी पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई, और एक स्क्वायर रूट की टर्म आती है स्क्वायर रूट ऑफ n। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, तो इस वजह से जब डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट में ही आया था 1/n1 प्लस 1/n2। तो इस तरह से ये चीज आ जाती है। अब इसको, सॉरी क्या समझ में नहीं आया, देखें ये जो 1/√n है ना, यानी कि ये चीज इस तरह से लिखी हुई है, समझ लें x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई s टाइम्स 1/√n। ठीक है, तो वो जो 1/√n है उसकी जगह ये लिख दिया है, तो यानी कि अगर ये एक होता तो फिर ये सिंपली ये इतना आ जाता ना, अगर एक होता। अब उसकी जगह अब इसको चाहे तो एक ही रूट के अंदर लिख देते ना, यानी कि 1/√n या स्क्वायर रूट ऑफ 1/n हो गया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ n। अगर एक ही पॉपुलेशन होगी तो n1, अब दो हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2 इसके बराबर। ये दो पॉपुलेशन होने की वजह से है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं जी, नहीं हमने जो है वो, सॉरी नहीं ये डिफरेंस हम नहीं यहाँ ले सकते। ये मतलब ये तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ कि लॉजिकली आप इसे देख लें, इसकी पूरी डेरिवेशंस मौजूद हैं यहाँ। ठीक है, इसको डिराइव किया हुआ है, और जब डिफरेंस आप उसका मीन्स का ले रहे हैं या सैंपल मीन्स का ले रहे हैं, तो जो सैंपल साइज है उसका डिफरेंस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसका सैंपल लेंगे तो फिर तो बहुत छोटी सी एक चीज रह जाएगी। हाँ, उसको ऐड करें, जी 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 बिल्कुल, वो ऐड होगी यहाँ। फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? किस चीज को एक्सप्लेन करूं मैं, बताएं सर। ये फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला ये है, एक तो ये कि एक तरीका ये कि फॉर्मूला याद कर ले, मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये फॉर्मूला पहले वाला पता है तो उसी के जरिए दूसरे वाला निकालें, आपको मुश्किल ना हो। तो बस इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, ड्राइव तो नहीं कर रहा मैं। देखिए एक्स बार की जगह हम लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दो मीन्स के डिफरेंस देख रहे हैं, तो एक्स बार की जगह हम लिखेंगे x1 बार माइनस x2 बार, इनके डिफरेंस हो गया। जहाँ म्यू था उसकी जगह हम लिखेंगे μ1 माइनस μ2 बार, सॉरी μ1 माइनस μ2। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का आना, यहाँ एक स्टैंडर्ड डेविएशन था s, तो यहाँ पे क्योंकि ये पूल टी टेस्ट है इस वजह से हम एक इसके लिए स्पेशल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जिसे हम कहेंगे पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि S1 और S2 जिसमें दोनों शामिल होंगे। तो वो हम निकालेंगे, देखेंगे किस तरीके से निकलता है। और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1/n था एक पॉपुलेशन के लिए, अब ये दो पॉपुलेशन आ गई, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। इसकी डेरिवेशन नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये लिखा कैसे है। ठीक है, अब है ये कि x1 बार माइनस x2 बार, तो अब आप देखिए कि ये जो μ1 माइनस μ2 है, पहले तो म्यू हम लिखे रहने देते थे और जो म्यू की वैल्यू होती थी नल हाइपोथेसिस से वैल्यू आती थी, और नल हाइपोथेसिस में जो वैल्यू होती थी यहाँ लिख देते थे। लेकिन अब देखिए, अब जो नल हाइपोथेसिस आ रही है उसमें μ1 माइनस μ2 की सिर्फ एक ही वैल्यू है, और वो वैल्यू 0 है।
जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उन तमाम में μ1 माइनस μ2 की जो नल हाइपोथेसिस में वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो क्योंकि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की वैल्यू लिखी जाती थी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा t इक्वल्स x1 बार माइनस x2 बार, और ये म्यू जो है ये सारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि नल हाइपोथेसिस में इनकी डिफरेंस की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय एस पी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, वेयर, और फिर उसके बाद एसपी, एसपी है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हम निकालते हैं इस तरह से कि स्क्वायर रूट ऑफ n1 माइनस 1 टाइम्स s1 स्क्वायर, s1 है पहली पॉपुलेशन के सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस n2 माइनस 1 टाइम्स s2 स्क्वायर, s2 सेकेंड पॉपुलेशन का जो सेकेंड पॉपुलेशन का सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डिवीजन है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इस तरह से ये हमारे पास पूल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाता है। S1 कहाँ से आएगा, S1 अलग से पहली पॉपुलेशन का निकालेंगे जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उससे, और S2 जो है वो भी पहली जो पॉपुलेशन होगी उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसी से जो फॉर्मूला था क्या था, सिग्मा x माइनस एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इससे आप लोग निकालते थे। तो अब ये पहले डेटा के लिए होगा तो S1 हो जाएगा, दूसरे डेटा के लिए होगा तो वो S2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पिछले उसमें जो है वो किया भी था। तो पूल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, फिर उसके बाद टी वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसके बाद रिमेनिंग प्रोसीजर वही है जो जितनी भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती है उन तमाम में होता है। तो ये हम हमारे पास जो की टी की वैल्यू आएगी ये कंप्यूटेड टी की वैल्यू होगी, और फोर्थ स्टेप जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच और दूसरी पी वैल्यू अप्रोच। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, Sir, is it N1 plus N2 minus 2 जी while calculating SP? जी, Okay. n1 प्लस n2 माइनस 2, और आपको याद होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसमें हम लेते थे टी के लिए वो n माइनस 1 होता था, क्योंकि आप जब डिवाइड कर रहे होते तो उसे n माइनस 1 से डिवाइड कर रहे होते थे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं उसे n1 प्लस n2 माइनस 2 से, तो अब जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है n1 प्लस n2 माइनस 2 होगी। तो इस तरह से आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, क्योंकि जाहिर है कि जब आप कंप्यूट कर रहे होंगे टी की वैल्यू टेबल से या टेबल से देख रहे होंगे, तो ऐसी सूरत में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वही होता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन में आप जो डिनोमिनेटर होता है स्क्वायर रूट के अंदर। तो क्रिटिकल वैल्यू में सबसे पहले आप जाहिर है कि ये डिपेंड करता है, क्रिटिकल वैल्यू जब निकालते हैं तो जो अल्फा होता है वो आपको चाहिए होता है। तो अगर 2 टेल टेस्ट है तो प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 चाहिए होता है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है n1 प्लस n2 माइनस 2 से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, और 2 टेल के लिए टेस्ट के लिए प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 निकाल लेंगे, और वो जाहिर है कि हम टेबल से निकालेंगे। तो वो जो टेबल से आएगा वो कुछ ठीक है, तो इस तरह से जैसे लग रहा है कि बराबर नहीं है।
ये माइनस टी अल्फा बाई 2 होगा, ये प्लस टी अल्फा बाई 2 होगा, ये रिजेक्शन रीजन होगा, रिजेक्ट एच नल, ये भी रिजेक्शन रीजन होगा, रिजेक्ट एच नल, ये एरिया अल्फा बाई 2 होगा, ये एरिया भी अल्फा बाई 2 होगा, और ये नॉन रिजेक्शन रीजन ये 0 होगा, और ये नॉन रिजेक्शन ये रीजन है, डू नॉट रिजेक्ट एच नल, इसमें रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये टू टेल टेस्ट हो गया। इसी तरह से लेफ्ट टेल और राइट टेल टेस्ट होते हैं। तो लेफ्ट टेल टेस्ट है अगर, तो इसके लिए हम सिर्फ माइनस टी अल्फा निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो वही रहेगा n1 प्लस n2 माइनस 2 से, और ये माइनस टी अल्फा है, ये कहीं 0 होगा, ये एरिया अल्फा हो जाएगा, ये रीजन जो होगा ये रिजेक्शन रीजन होगा, इसमें रिजेक्ट कर देंगे एच नल को, ये नॉन रिजेक्शन रीजन है, तो डू नॉट रिजेक्ट एच नल, इसमें रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये लेफ्ट टेल्ड है, और फिर उसके बाद राइट टेल देख लें। राइट टेल ये होगा क्रिटिकल वैल्यू में ही, तो ये टी अल्फा होगा, अल्फा रिजेक्ट एच नल, डू नॉट रिजेक्ट एच नल, ये 0, ठीक है। अब अगर जो है वो स्टेप 5 इसका होगा रिजेक्ट सॉरी, हाँ टी वैल्यू के ऊपर होगा ना, जो भी टी वैल्यू आएगी उसके ऊपर होगा कि अगर टी वैल्यू जो है, ये जो टी वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाली है ये टी नल कहलाएगी, टी नल, या कुछ और भी इसको चाहे तो कह दें। अब वो टी वैल्यू अगर रिजेक्शन रीजन में आ रही है, यानी टू टेल में माइनस टी अल्फा बाई 2 से छोटी और प्लस टी अल्फा बाई 2 से बड़ी, लेफ्ट टेल में माइनस टी अल्फा बाई से छोटी, राइट टेल में टी अल्फा से बड़ी, तो इसका मतलब है कि वो रिजेक्शन रीजन में है। तो रिजेक्ट एच नल इफ टी नल जो कि कैलकुलेट किया था आपने, ठीक है, लाइज इन द रिजेक्शन रीजन। हर एक के लिए रिजेक्शन रीजन डिफरेंट है, तो लाइज इन द रिजेक्शन रीजन, otherwise do not reject एच नल, ठीक है, या फिर एच नल को रिजेक्ट नहीं करें। ये तो हो गई क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। दूसरी अप्रोच कहलाती है पी वैल्यू अप्रोच। इसमें स्टेप 4 क्या होगा, ये है पी वैल्यू अप्रोच, बोलते हैं इसको।
P value approach. डिग्री ऑफ फ्रीडम वही होगी। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि जो अल्फा है उसके लिए टी नहीं निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, जो हमने कंप्यूट किए टी वैल्यू, टी नल, वो और डिग्री ऑफ फ्रीडम के जरिए एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं टी टेबल से, ठीक है, और उसको हम पी वैल्यू कहते हैं। तो फाइंड पी वैल्यू from the table by using T null and degree of freedom is equal to n1 plus n2 minus 2, ठीक है। इसके जरिए जो है वो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम ये निकाल लें। अब इसके बाद फिर इसके बाद ये देखेंगे कि जो ये तो आपने पी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये पी वैल्यू टू टेल में किसी और तरीके से आएगी, लेफ्ट टेल में कुछ और होगी, राइट टेल में कुछ और होगी। जैसे कि टू टेल है, तो टू टेल में होता ये है कि जो पी वैल्यू होती है ये पी वैल्यू होती है, दोनों तरफ से आ रही होती है, ठीक। ये माइनस टी नल होता है, ये प्लस टी नल होता है, ये जीरो, ठीक है। ये टू टेल है। लेफ्ट टेल्ड क्या होता है, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें अच्छा इसमें रिजेक्शन रीजन जो है वो इस तरह से होता है, लेकिन पहले ये चलें देख लेते हैं। जी किसी ने कुछ पूछना है, माइनस टी नल और ये जो वैल्यू आएगी लेफ्ट टेल में ये पी वैल्यू होगी, ये है लेफ्ट टेल। राइट टेल्ड ये टी नल होगा और ये पी वैल्यू होगी राइट टेल में, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, ये स्टेप 5 है। इफ ये जो पी वैल्यू आई है लेस देन और अल्फा, लेस देन और इक्वल टू अल्फा हो तो रिजेक्ट एच नल, तो एच नल को रिजेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एच नल। डू नॉट रिजेक्ट एच नल, तो एच नल को फिर रिजेक्ट नहीं करते। और स्टेप 6 ये दोनों में कॉमन होता है इंटरप्रिटेशन का, इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो इस तरह से ये प्रोसीजर, इसकी एग्जांपल देखते हैं।
हम ऐसा कर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन इनमें से कोई एक कर लेते हैं जिसमें दो पॉपुलेशंस दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल 10.33 देख लेते हैं, टू टेल टेस्ट की है। इनमें कह रहे हैं कि इन ईच एक्सरसाइज 10.33 to 10.38 we have provided summary statistics for independent random samples from two populations. In each case, use the pooled t-test and pooled t-interval procedure to conduct the required hypothesis test and obtain the specified confidence interval. 10.33 हम कर रहे हैं, ये एक two-tailed t-test है जिसमें अल्फा दिया हुआ है। अब देखें ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इन तमाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरी जगह पे। ऐसे तो कॉपी मेरे ख्याल से शायद नहीं होगी, बट बहरहाल ये नजर आ रही है इसको। अब हम दोबारा इस क्वेश्चन को सॉरी आवाज नहीं आ रही। ये सिलेक्ट करके क्या करूं? तो वो तो हो ही जाता है कॉपी, लेकिन वो उसमें नहीं जाता ना। ये जो कॉपी कर लिया, स्नैपशॉट ले लें सर, ये वो विंडोज जनरल में नहीं आता है सर, इसमें नहीं आएगा। ये वर्ड वगैरह पे तो चले जाता है। इस तरह से मैं करके देखता हूँ सर, पेस्ट एडोब करें। में स्नैपशॉट का फीचर होता है सर। नहीं ये तो आ गया भाई, पहले तो कई मरतबा ऐसा किया मैंने, ये नहीं आया। चले ठीक है, ये 10.33 जो है ये पूरा यहाँ नजर आ रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो x1 बार है ये एक्चुअली। हमारे पास बुक शेयर हुई है। बुक शेयर हुई हुई है, अच्छा। अब सही है। अच्छा, ये x1 बार है और ये x1 बार है समझ में, ये x2 बार है, ये n1 ये n2 और इस तरह से। स्टेप 1 होगा सबसे पहले, तो टू टेल्ड टी टेस्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस हमारी होगी μ1 इज इक्वल टू μ2, और उसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लिखेंगे एंड टू टेल्ड है तो μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ये टू टेल्ड हो गया। सेकेंड स्टेप पे अल्फा डिसाइड करते हैं। अल्फा की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 0.05, तो अल्फा हमने लिख दिया 0.05। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एसपी, क्योंकि टी निकालने के लिए एसपी चाहिए, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एसपी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n1 minus 1 times s1 square plus n2 minus 1 times s2 square divided by n1 plus n2 minus 2। मैं देख लेता हूँ मैंने फॉर्मूला सही लिखा है या नहीं। मेरा ख्याल है कि सही लिखा होना चाहिए। ठीक है, यही फॉर्मूला। अब इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n1 है 15 माइनस 1 टाइम्स s1 स्क्वायर, s1 है 2.1 स्क्वायर प्लस n2 है n2 भी 15 है, 15 माइनस 1 टाइम्स s2 स्क्वायर तो 2.3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय और n1 प्लस n2 माइनस 2, तो 15 प्लस 15 माइनस 2। जी कोई बताएगा आप में से कि ये कितना आ जाएगा? 2.
2.20 देख लें, बाकी और भी कैलकुलेशन कर लें तो यस सर 2.20 है। 2.20 अच्छा। ये आ गया 2.20। अब टी नल या टी निकाल लें, जो कि होगा x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई sp टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है sp। x1 बार 10 है माइनस x2 बार 12 डिवाइडेड बाई 2.20 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1, तो 1/15 प्लस 1/15। सर न्यूमरेटर में म्यू1 माइनस म्यू2 नहीं आएगा किसमें? सर? ऊपर म्यू1 भी तो आता था, म्यू2 म्यू आता था। μ1 माइनस μ2 जीरो है ना यहाँ पे, ये हमेशा वही जीरो होगा, तो इस वजह से ये लिखते ही नहीं ना, यही मैंने बताया था। वो आता है, लेकिन क्योंकि हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है, वो जो उसमें है, नल हाइपोथेसिस हमारी है μ1 इज इक्वल टू μ2, तो डिफरेंस की वैल्यू इसके अंदर जीरो होगी, इसका मतलब है। तो इसकी जगह जब जीरो कर देते हैं तो यहाँ इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जी, माइनस -2.48 2.487। चले, ये हमारे पास टी नल की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अगर हम पहले जा रहे हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच पे, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में टू टेल ये प्रॉब्लम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये होगा n1 में, तो किसी पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम यही होता है -2, यानी कि 15 + 15 - 2 30, सॉरी 30 - 2 यानी कि 28। इसके बाद आप क्या करें, अल्फा ये दिया हुआ है 0.05, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा 0.025। तो अब आपको निकालना है प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2, यानी कि प्लस माइनस टी 0.025 डिग्री ऑफ फ्रीडम 28 पे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है वो टी टेबल देखना पड़ेगा। तो टी टेबल देखेंगे हम, मैं इसके लिए बुक शेयर करता हूँ, इसमें इसके अपेंडिक्स में जाना होगा, इसमें स्टैटिस्टिकल टेबल पे जाएंगे, ये टी टेबल आ गया। ये टी टेबल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 28, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 28 यहाँ पर है, और ये टी 0.025, तो इसका मतलब है कि हम मिडिल वाला लेंगे। ठीक है, मिडिल वाला लेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 28 का मतलब है मिडिल में 2.048, तो 2.048 वैल्यू ले लेंगे, तो ये आएगी प्लस माइनस 2.048। ठीक है, तो अब क्योंकि टू टेल प्रॉब्लम है ये, तो टू टेल प्रॉब्लम होने की वजह से यहां हम कहेंगे कि ये -2.048 है, और ये यहां हम कहेंगे
ये +2.048 है, ये अल्फा 0.025 है, ये भी अल्फा 0.025 है। इसके लेफ्ट पे रिजेक्शन है, इसके राइट पे रिजेक्शन है, रिजेक्ट एचनल, रिजेक्ट एचनल, डू नॉट, रिजेक्ट एचनल। हमारे पास जो टी की वैल्यू आई है कितनी आई है? -2.48, -2.48487। तो -2.487 कहां पर होगा? इस वाले के लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा? लेफ्ट पे होगा, इस जगह पे कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल -2.487। ठीक है, अब ये देखिए कि ये इसके लेफ्ट पे आ रहा है। लेफ्ट पे आने का मतलब क्या हुआ कि हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो स्टेप 5 जो इसका होगा उसके मुताबिक हम लिखेंगे रिजेक्ट एचनल सिंस जो टी कंप्यूटेड था जो कि -2.487 था, ये लेस देन आ रहा है टी -t अल्फा बाई 2 से, जो कि है -2.048। रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, इस वजह से इसे रिजेक्ट कर देंगे। अब इसी प्रॉब्लम को हम करेंगे पी वैल्यू अप्रोच से। पी वैल्यू अप्रोच, अच्छा तो अब इसके बाद जो है वो पी वैल्यू अप्रोच होगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे फिर दोबारा वो शेयर करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 28 और टी वैल्यू -2.487, इसके लिए हमें क्या निकालना है? इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो बुक में शेयर करता हूं। जी, अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं? 28 पे जब प्रोबेबिलिटी हो 0.025 तो ये 2.048, और जब प्रोबेबिलिटी है 0.01, ठीक है 0.01, तो ऐसी सूरत में टी वैल्यू है 0.46। तो हमारे पास क्या 487, तो अच्छा इससे ज्यादा, तो इन दोनों के दरमियान होगी, फिर इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज लेंगे। ठीक है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.01 से ज्यादा होगी और 0.001 से कम होगी। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरपोलेशन यूज करनी पड़ेगी। इन दो के दरमियान आ रहा है लीनियर इंटरपोलेशन, ये आपको पहले भी मैंने जो है वो सिखाई थी कि लीनियर इंटरपोलेशन किस तरीके से होती है। तो इसको मैं यहाँ दोबारा जो है एक मतलब फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से हम टी वैल्यू निकालेंगे। या ऐसा हो सकता है कि मुझे खुद निकाल के बताएं आप लोग, या आप चाहते हैं कि मैं करूं यहाँ पर? अच्छा, कभी ऐसा होगा कि पहले आप ये, करते हैं। चले मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो कभी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी जो है मुझे बताइए। अच्छा जी, तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि P1 ये हम ले रहे हैं 0.01, P2 हम ले रहे हैं 0.005 और T1 हम ले रहे हैं, T1 पे इस पर ऑलरेडी 2.46, 2.46, 467 और T2 ले रहे हैं हम
2.763। ठीक है, अब हम जो यूज करेंगे फॉर्मूला इसके, यानी कि हमें P चाहिए एट T, हमें P मालूम करना है एट T इज इक्वल टू -2 पॉइंट, माइनस अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो माइनस जो है वो नहीं लिखें, वो माइनस तो हमें पता है कि वो नेगेटिव उसमें आएगा, तो फिर हम लिख लेंगे, मतलब हमें पता है कि ये क्या है, तो सिंपली 2.487 लेंगे हम। तो अब ये हो जाएगा P माइनस P1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 टाइम्स T माइनस T1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। माइनस P1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस P1 हो जाएगा, और इससे P की वैल्यू निकाल लेंगे, तो P की वैल्यू आ जाएगी P2 माइनस P1, तो 0.005 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 2.763 माइनस 2.467 टाइम्स T ये है 2.487 माइनस T1 जो कि 2.467 है, प्लस P1 है 0.01। जी भाई, अब इसको देख के बता दीजिए कि क्या आ रहा है। मतलब इसको कैलकुलेट करके बताइए। जी पॉइंट, अरे पैसे बता दें यार, ऑर्डिनरी ड्यूरेशन में बताइए। .0096 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि ये टू टेल है, ये हमें पता है। अब मैं देखें यहीं लिख देता हूँ, ये चलें, ये हमें पता चल गया कि 0.0096 आया, लेकिन ये एक तरफ के लिए निकाला ना, क्योंकि ये हमेशा राइट के। आप ये देखें, अब मैं इसे इरेज कर दूं, ये याद रहेगा 0.0096। जी, अब ये देखें कि इसमें ये देखें, क्योंकि हमेशा ये राइट से होता है टेबल में, तो ये सिर्फ राइट वाली वैल्यूज आई हैं, और इसीलिए हम राइट की करते हैं। तो अब जब हम ये बनाएंगे यहाँ पे, इसका स्टेप 4 हम कर रहे हैं, टू टेल प्रॉब्लम है। तो P हमने क्योंकि पॉजिटिव वाला ही लिया था 2.48, नेगेटिव तो नहीं लिया था, तो इस पे जो प्रोबेबिलिटी आई थी इस जगह पे वो आई थी 0.0096, लेकिन क्योंकि टू टेल है तो यही चीज यहाँ पे भी होगी नेगेटिव वाले के लिए, माइनस T नल जो कि है -2.487 नेगेटिव साइड पर, और ये जो होगा ये भी 0.0096 होगा, और इन दोनों के एरियाज का सम जो होता है ये असल में P वैल्यू है। तो P वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 0.0096, तो कितना आएगा ये? जी 0.192। अब ये जो आ रहा है 0.0192, ये P वैल्यू है 0.0192, जो कि लेस देन है अल्फा से, जो कि अल्फा क्या है 0.5, इससे लेस देन है। तो ये क्या हमने पढ़ा था,
हमने ये पढ़ा था कि if p is less than or equal to alpha reject h naught, तो यहाँ पे लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट एच नल, एच नल को रिजेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ भी रिजेक्ट हुआ था तो देखें आपने यहाँ भी इसको रिजेक्ट कर दिया। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? तो ये हमने टी वैल्यू से भी किया है, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को किया है, और हमने इस क्वेश्चन को पी वैल्यू अप्रोच से भी कर लिया। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो जो टॉपिक होगा वो अब मुझे जो है वो नया जो है वो शुरू नहीं होगा, तो इसको मैं आज यहीं तक रखता हूँ।